हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो ये हमारा 2021 का सेकंड पेपर है, क्योंकि हम सेकंड पेपर डील कर रहे हैं जिसमें से वो क्वेश्चन डील कर रहे हैं जो इंटरपर्सनल स्किल के आते हैं, अंतर्वैयक्तिक के आते हैं, संगठन के आते हैं, संप्रेषण के आते हैं, है ना। क्योंकि पूरा सी सेट का पेपर डील करना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, चैनल बहुत सारे लोगों के हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैं केवल इंटरपर्सनल के डील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टफ आते हैं, हमें उन्हें कितने बार रिवाइज करना चाहिए, क्या हमारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी तक जो 3 सालों में एक्सपीरियंस 2 सालों में एक्सपीरियंस किया, तो 2 सालों के PYQ देखे हैं, 20 क्वेश्चन से नीचे तो आ ही नहीं रहे हैं। 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, या फिर 25 आ रहे हैं, इस तरीके से। तो इन्हें अगर कई बार हम देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक मात्रा में सही होने की प्रोबेबिलिटी है। कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाती है, ह्यूमन नेचर है। चलो तो हम देख लेते हैं कि हमारे 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी तक मैंने 2 साल के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है। चैनल का नाम आपको पता है, @resource UPPSC से आप सर्च करोगे तो चैनल आ जाएगा। उसमें से आप जा करके 2 सालों के जो PYQ मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो में कोशिश की है कि आपको बता दूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि शॉर्ट वीडियो में आपको चीज़ें मैं बता दूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कहाँ से आए हैं क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है। आंसर तो आपको मिल ही गया है, पर हम देख लेते हैं। जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का, या समूह संप्रेषण का। तो इन्होंने कहा कि कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। सी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए डील करती हूँ क्योंकि उससे और भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको ना टैकल कर ले जाओगे। अगर उसके क्वेश्चन और आते हैं बना करके तो आप टैकल कर ले जाओ। सिर्फ सक्सेस का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस, उसको समझना, रिवाइज करना, फिर प्रैक्टिस, फिर अपनी गलतियों को समझना, रिवाइज करना, पढ़ना। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई टेस्ट सीरीज आपको बिना पढ़े, बिना समझे, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम निकलवाने में हेल्प कर सकती है। अगर कोई इन केस ऐसी बनी हो, मुझे भी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मेरा यही ध्येय है कि आप प्रैक्टिस करो, इसको समझो। इसमें गलतियां भी खूब होती हैं, मुझसे भी खूब होती हैं, आपसे भी होंगी। फिर गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम डील करते हैं कि क्या इसमें जो बताया है सही है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का तात्पर्य उस संप्रेषण से है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, जो एक संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं। ये प्रतिपुष्टि यानी कि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे समझ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष यानी कि विजेता टीम जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है समूह सोच का, बी अवचेतन समस्या का, सी त्रुटिपूर्ण मैतक के प्रभाव का, या डी पश्च दृष्टि अभिनति का। आंसर इन्होंने डी को ही दिया है कि पश्च दृष्टि अभिनति का। क्यों? देखिए, ये कहते हैं कि 2 समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम, विजेता टीम जीतने वाली थी। यह पश्च दृष्टि अभिनति यानी कि हिंडसाइट्स बायस का उदाहरण है। पश्च दृष्टि अभिनति में किसी घटना के होने के पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है ना। हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन, गेस वर्क करते हैं, उसी का इन्होंने बताया एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है। ऑप्शन है तटस्थ संप्रेषण, बी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, सी पार्श्विक संप्रेषण, या डी अधोगामी संप्रेषण। आंसर आपका सी दिया है कि पार्श्विक संप्रेषण। क्यों? पार्श्विक संप्रेषण वह संप्रेषण है जो किसी संगठन में समय बचाता और समन्वय को सहज बनाता है। तो इस तरीके से अगर करेंगे प्रैक्टिस, अभी देखना आपको मैं रिपीट क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, इसका यही फायदा होता है। देखिए, नेक्स्ट है कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक संभाव्यता, बी समायोज्य संभाव्यता, सी आत्मनिष्ठ संभाव्यता, या डी अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। ठीक है, आंसर है कि आत्मनिष्ठ संभाव्यता।
इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर आत्मनिष्ठ संभाव्यता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। ऑप्शन है पूर्ण निर्णय, बी द्विक दृष्टिकोण, सी संदेश अतिभार, या डी संदेश जटिलता। यहाँ पर इन्होंने दिया कि द्विक दृष्टिकोण बाधा नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सचेतन श्रवण में दिक दृष्टिकोण बाधा नहीं है, शेष सभी सचेतन श्रवण में बाधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक स्थिरता, बी मानसिक विन्यास, सी अंतरण प्रभाव, या डी पुष्टिकरण पक्षपात। देखिए अगर यहाँ पर इन्होंने बी ऑप्शन दिया कि मानसिक विन्यास, इसकी जगह ये दिए थे ना पूर्वानुभव, तो हम में से ज़्यादातर लोग पूर्व अनुभव, क्योंकि अनुभव हो जाता है, इन्होंने बोला है कि समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है। पर इन्होंने क्या है आंसर को क्वेश्चन में इस तरीके से मिला के दिया, तो मानसिक विन्यास। यही इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन की खासियत है कि बहुत ज़्यादा गेस वर्क इसमें काम नहीं कर पाता है ना। अगर इसको हमने कुछ बार भी नहीं पढ़ा तो बहुत क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे मानसिक विन्यास कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वह अपने मस्तिष्क का अधिक उपयोग करता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने मानसिक विन्यास दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझ कर हेर फेर करना कहलाता है। ऑप्शन है निस्संदन, बी दृढ़तापरक, सी विचलन, या डी अमूर्तता। आंसर इन्होंने निस्संदन का दिया है। क्यों? निस्संदन या फिल्टरिंग। अब देखिए ये थोड़ा सा शब्द समझ में आता है ना, एक समझ में ये भी आता, बट ये हिंदी का ऐसा है कि यूज़ नहीं होता तो चीज़ें कम समझ में आती हैं। निस्संदन या फिल्टरिंग एक प्रेषक को सूचना में हेर फेर करने के लिए संदर्भित करता है, इसलिए इसे प्राप्तकर्ता रिसीवर द्वारा अधिक अनुकूल रूप में देखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग ना वीडियो बनाते हैं, मूवी बनती है, उनको फिर एडिट किया जाता है, यानी कि फिल्टरिंग का या एडिट का उसमें ऑप्शन रहता है, तो उसी को इन्होंने बोला कि निस्संदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए अपराध डैश दंड, यानी कि इक्वल में निर्णय, वकालत, उद्यम, सफलता एंड व्यायाम, स्वास्थ्य। तो इन्होंने कहा कि पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। अपराध कोई करता है तो दंड मिलता है, निर्णय, वकालत, उद्यम, सफलता, व्यायाम करता है तो स्वस्थ रहता है। अब ये निर्णय और वकालत ये अपने आप में मतलब कि गलत युग्म दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल फिर भी ये आपका इंटरपर्सनल स्किल में सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल है। मे बी कि ये उससे संबंधित है या किससे, बट मुझे कुछ वैसा ही लगा तो मैंने इसको डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है सही विकल्प का निर्धारण, बी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, सी जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण, या डी प्रबलित विकल्प का निर्धारण। देखिए ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने 2022 में डील किया, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि सर्वोत्तम या ऐसा ही कुछ वहाँ भी ऑप्शन था, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। ठीक है, तो ऐसे से कुछ कुछ लैंग्वेज ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब 2021 में ये आया, 22 में वो क्वेश्चन दिया। अगर किसी ने प्रैक्टिस करके इसका आंसर सही किया होगा तो उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर सही हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। ऑप्शन है मानसिक स्थिरता के माध्यम से, बी अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, सी समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, या डी सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन तो सी आपने देख लिया कि समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। तो इन्होंने कहा है कि अनिवार्य रूप से समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से एक भ्रमण है। ठीक है, इन क्वेश्चन को अटेंड करने का दूसरा फायदा ये है सबसे बड़ा कि पहली बात तो आपको ईयर वाइज गूगल से डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, फिर उसमें से आपको फिल्टर नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है ना। तो इसलिए इससे हेल्प आपको ज़्यादा हो जा रही है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप गूगल से डाउनलोड करिए,
20 सालों के क्वेश्चन, फिर उसमें से क्वेश्चन को फिल्टर कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, मानवीय तार्किकता सीमित है। बी, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो सेकंड तो आपको ठीक ही लग रहा है, बट हम आंसर देख लेते हैं वो क्या कहता है। देखिए, मैंने आंसर देखा नहीं था, मैंने गेस वर्क किया था, है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है। निर्णय लेने के संदर्भ में मानवीय तार्किकता सीमित है और कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। अतः फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो सेकंड तो आपको अपने आप में ही सही लग रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके अपने निर्णय को या अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन ए, संप्रेषण। बी, अभिलेखन। सी, इष्टतम विश्राम। या डी, लयबद्ध मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन ए, संप्रेषण। इन्होंने कहा कि व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि। ठीक है, संप्रेषण व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है। ऑप्शन ए, संगठनात्मक मानक। बी, कमजोर संप्रेषण। सी, संरचनात्मक विन्यास। एंड डी, सामाजिक दबाव। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, आंसर दिया है कि कमजोर संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है कमजोर संप्रेषण। क्यों? अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत कमजोर संप्रेषण है। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष संस्थानों में मानवीय कारकों के पारस्परिक क्रिया पर जोर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। ऑप्शन ए, अमूर्तता का। बी, संवेदनात्मक अस्थिरता का। सी, उद्भवन का। या डी, निष्क्रियता का। ऑप्शन यहाँ पर है कि उद्भवन का। क्यों है? देखिए, इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, समस्या पर निद्रा उद्भवन यानी कि इक्यूबेशन का एक प्रकार है। यह अक्सर दावा किया जाता है कि समस्या पर निद्रा यानी कि स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम उद्भवन का एक प्रभावी रूप है। वैगनर एट एल, ठीक है, वैगनर एट एल 2004 ने इस दावे का परीक्षण किया कि प्रतिभागियों ने गणितीय समस्याओं को हल किया और फिर कई घंटे बाद पुनः परीक्षण किया, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर उद्भवन का बताया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। बी, प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व। सी, समझाना। या डी, तकनीकों की अनिश्चितता। आंसर इन्होंने बताया कि समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है, तो ऑप्शन ए, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे हैं कि तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। ऑप्शन बी, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। अब ये एक दूसरे के पूरक के तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, जो भी फैक्ट है। पहले में है कि एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है, में भी कुछ त्रुटियां रह जाती हों। सेकेंड कह रहा है कि एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। यहाँ पर प्रभावी नहीं होता, यहाँ पर दक्ष नहीं होता है। तो अपने आप में दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं और मुझे लगता है कि इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए, इन्होंने सी ऑप्शन को ही सही किया है। क्यों? बताया कि संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता और एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। ऑप्शन ए,
विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना। बी पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। सी आत्म केंद्रिता एवं अभिनतियों को संतुलित करना। या डी अभिधारणा एवं अनुमिति को संतुलित करना। ऑप्शन बी इन्होंने बताया कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। ठीक है, तो वही यहाँ पर इन्होंने बताया आंसर में, एक्सप्लेनेशन में भी वही बताया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। ऑप्शन है रेखीय प्रतिरूप, बी अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, सी समव्यवहार प्रतिरूप, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समव्यवहार प्रतिरूप इन्होंने आंसर बताया है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए मानसिक चित्त प्रकृति में, बी मानसिक पृष्ठभूमि में, सी बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, या डी आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ लिया होगा। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है, डी ऑप्शन आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है कि उतने समय लगता है कि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि लगता है कि ये आंसर हो सकता है, मैंने ये लगाया ये सही हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के वहाँ पर बहुत बुरी फीलिंग आती है, मुझे तो आती है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। संरचनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन से, बी समूह सोच से, सी सक्रिय श्रवण से, या डी अपसारी चिंतन से। डी आंसर बताया अपसारी चिंतन से। क्यों, देखते हैं जरा। देखिए ये कह रहे हैं कि संरचनात्मक शोध के अग्रणी जेपी गिलफर्ड ने चिंता के दो प्रकार प्रस्तावित किया है, अभिसारी तथा अपसारी। अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसकी आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। ठीक है, यह सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है। अपसारी चिंतन एक मुक्त चिंतन है जहाँ व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्नों या समस्याओं के अनेक उत्तर सोच सकता है। तो इस प्रकार का चिंतन नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। सृजनात्मक समस्या समाधान अपसारी चिंतन संबंध। देखो अभिसारी और अपसारी दोनों को दिया है। इसको जब आप वीडियो पॉज करके पढ़ोगे ना तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। अभी लग रहा है कि मैंने कोई ऐसे ही बात है जो पढ़ दिया, पर आप जब इसको एक बार यहाँ से पढ़ोगे ना और अभिसारी को अलग रखोगी बातों को, अपसारी की बातों को अलग, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट डील करेंगे वो 2020 यानी 2020 का डील करेंगे। तो 3 साल के हमारे इधर ये कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विवाद सदैव समाहित करता है। ऑप्शन ए प्रतिशोध, बी क्रोध, सी जुनून, डी मतभेद। देखिए अगर ये यहाँ आंसर ना लिखा होता तो अगर हमें गेस करना है तो जुनून तो चलो नहीं, प्रतिशोध भी हो सकता था, विवाद जब होता है क्रोध भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो है मतभेद। किसी से भी विवाद होगा कुछ ना कुछ तो मतभेद हो ही जाता है। वही ये बता रहे हैं कि मतभेद विवाद सदैव समाहित करता है। मतभेद को एक सामाजिक, सांस्कृतिक या सरकारी प्राधिकरण के स्थापित स्रोत के साथ असहयोग करना के रूप में परिभाषित किया गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आप गूगल से डाउनलोड करके उन्हें खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो बिल्कुल आराम से करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में 2020 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप सबका थैंक यू।